नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज देश में कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या तो ऐसे कम है, लेकिन ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को अपना आदर्श मानते हैं, जो औरंगजेब की आइडियोलॉजी को हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं, जो औरंगजेब की आइडियोलॉजी पर चलते हैं और उसको अपना आदर्श मानते हैं। इसमें दो एक चीज़ें और होती है कि जो लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, हमारे देश के ही कुछ नेता अपने कुछ वोट बैंकों के चाटुकारिता के लिए, कुछ विशेष वर्ग के वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए ऐसे लोगों को जो है बढ़ावा भी देते हैं। और जब ऐसी घटना आती है तो वो खामोशी या तो खामोशी साध लेते हैं या फिर इसको लोकतंत्र के नाम पर ऐसे चीज़ों का समर्थन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। यानी जो है वोट बैंक के लिए आज देखिए हमारे देश में लोकतंत्र के नाम पर क्या क्या होता है। जब भी ऐसी घटना आती है तो कुछ नेता कहते हैं कि अगर कोई औरंगजेब के जो है पोस्टर लेके जो है प्रदर्शन कर रहा है, या कोई अगर अपने व्हाट्सएप स्टेटस में औरंगजेब के बारे में कुछ अच्छी बातें लिख दिया है, कुछ अपने सोशल मीडिया जो उनके साइट है, प्लेटफॉर्म है, उस पर अगर कुछ औरंगजेब के बारे में डालता है, तो आप कौन सा आईपीसी की यानी इंडियन पिनल कोड की कौन सी धारा का आप प्रयोग करेंगे ऐसे लोगों के खिलाफ? देश के वो बोलते हैं देश के संविधान में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि औरंगजेब का पोस्टर नहीं लगाना है, या जो है औरंगजेब के जो है विचारों का समर्थन नहीं करना है। तो ऐसे चीजें, ऐसी दलीलें अक्सर जो है ऐसे लोगों के मुख से आप सुनते होंगे और ऐसी दलीलें आती है, लेकिन ये लोग ये कभी नहीं बताते। इन लोगों से पूछा जाना चाहिए, आप बताइए देश के संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि एक क्रूर शासक औरंगजेब की जो है आप तस्वीरों को लेकर उनके बारे में जो है उनके विचारधाराओं को आप जो है देश में प्रसारित करेंगे, फैलाएंगे और ऐसे मानसिकता के लोगों को तैयार करेंगे, ऐसे मानसिकता के लोगों को जो है लोकतंत्र के नाम पे संरक्षण देंगे। देश के जो है संविधान में ऐसा भी तो कहीं प्रावधान नहीं है, और आप कहते हैं कि देश के संविधान में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि कोई औरंगजेब अपने बच्चे का नाम रख लिया। ऐसे आज कुछ नेता कह रहे हैं कि औरंगजेब कोई अपने बच्चे का नाम रख लिया, कोई अपना नाम औरंगजेब रख लिया तो आप उसको जेल में डाल देंगे। बिल्कुल ये सही है, लेकिन देश के संविधान में ऐसा भी नहीं प्रावधान है कि आप औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को जो है लोकतंत्र के नाम पर जो है उनके विचारों को बढ़ावा दे। आज इस देश में किसी को इस बात बताने की जरूरत नहीं है, इस देश में सबको मालूम है, सब जिन्होंने भी इस भारत के इतिहास को पढ़ा है सबको मालूम है कि औरंगजेब कितना क्रूर तानाशाह था, कितना क्रूर शासक था, और उसने किन किन प्रकार के अत्याचार भारत में रह रहे हिंदुओं पर किया। और वो लुटेरा जहां से आया उसके बाद उससे यहाँ के लोगों ने जो इस धरती के पुत्र थे, जो वो लोग जो इस धरती पर जिनका जन्म हुआ था, उन्होंने इससे संघर्ष किया, उस क्रूर शासक से संघर्ष किया, जिसमें शिवाजी महाराज हैं, जिसमें फिर आप देख लीजिए मुगलों से संघर्ष करने वाले महाराणा प्रताप है। तो इन चीज़ों को देखिए और इनके संघर्ष को देखिए, जो ये किस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे औरंगजेब के खिलाफ, और इनका जो आदर्श था, इनका जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व के समकक्ष जो है एक निगेटिव आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है औरंगजेब। यानी इन महान आदर्शवादी चरित्रवान पुरुषों के समानांतर औरंगजेब जैसे अमर्यादित क्रूर तानाशाह को रखने का प्रयास किया जाता है, और ऐसे कुछ लोगों को तत्काल इससे राजनीतिक में लाभ मिल जाता है। कुछ लोगों का एजेंडा सिद्ध करने में जो लगे हुए हैं, जो अपना दूरगामी एजेंडा लेके चले हैं कि भारत के विरुद्ध जो उनका एक षड्यंत्र है, भारत में जो एक विचारधारा लादना है, तो उनका तो अपना एक दूरगामी एजेंडा है, इसमें वो भी फलीभूत हो रहे हैं, उनको उनके दूरगामी एजेंडा को भी समर्थन मिल रहा है। और कुछ लोगों को वर्तमान में इसके जरिए जो है वोटों का तुष्टीकरण हो जाता है और उनको राजनीति में लाभ मिल जाता है, इसीलिए वर्तमान समय में वो इन चीज़ों का समर्थन कर देते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, जो लोग कहते हैं कि आप इतिहास से औरंगजेब को मिटा नहीं सकते, बिल्कुल इतिहास से वो मुगल को और औरंगजेब को कभी मिटाया नहीं जा सकता। और लेकिन हमारे देश के, भारत के इतिहास
पे वो काला धब्बा था, उस वो शासनकाल, या उसको शासनकाल भी नहीं कहिए, जो इन मुगलों ने या फिर बाद में जो अंग्रेज आए जो इन्होंने राज किया, उसको एक शासनकाल या उसको एक सत्ता की तरह नहीं दिखना चाहिए, उसको एक राजा के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। उसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि एक बाहर से एक आक्रांता, एक आज के शब्दों में अगर उन चीज़ों का मूल्यांकन करें, आज के शब्दों के हिसाब से अगर कहे तो एक व्यक्ति आया जो लूटने के लिए आया, जो इस देश को लूटने के लिए आया, जो कुछ दिनों तक, कुछ कालखंड तक भारत के सिंहासन को, भारत के सत्ता को जो है अपहरण कर लिया, और अपहरण करने के बाद जो है ये तमाम प्रकार के जुल्म किए, क्योंकि जो अपहरण करता होते हैं, जिसका अपहरण किया जाता है उस पर जुल्म ढाते हैं, तो यहाँ के चीज़ों पर तमाम प्रकार के जुल्म किए। लेकिन दूसरे तरफ से इस अपहरणकर्ता, चाहे वो मुगल हो, औरंगजेब हो, या जो भी मुस्लिम आक्रांता हो, उससे यहाँ के लोगों ने संघर्ष किया। ऐसा नहीं था कि जब वो शासन में आए और जब वो आए ऐसे, चाहे मुगल शासक औरंगजेब हो, अकबर हो, हुमायूं हो, जो भी हो, चाहे खिलजी हो, जो यहाँ आए, यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो शासक थे, उन्होंने उससे संघर्ष किया और पूरा जीवन उसको चुनौती देते रहे। और पूरा जीवन जो एक भारत का इतिहास को जो आज तक बताया गया है ना, कि इसमें इतने दिनों तक मुगल ने राज किया, इतने दिनों तक खिलजी ने राज किया, इतने दिनों तक लोधी वंश ने राज किया, मतलब अलग अलग जो मुस्लिम आक्रांताओं के इतिहास को हमें पढ़ाया जाता है ना, तो आप इसको ऐसे नहीं समझिए, इसको ऐसे समझिए कि वो राज नहीं किया, क्योंकि उसने वहां पे जो है सत्ता को हाईजैक कर लिया, और उस हाईजैकर से लड़ने के लिए यहाँ के लोग संघर्ष करते रहे। कभी शिवाजी महाराज उसको चुनौती देते रहे, कभी महाराणा प्रताप चुनौती देते रहे, कभी दक्षिण में कोई साम्राज्य खड़ा हो जाता था, कोई हिंदू राजा, कोई हिंदू शासक, कोई नायक खड़ा हो जाता था इन सत्ता को, ऐसे क्रूर शासकों को चुनौती देने के लिए। और ये कभी चैन से पूरे भारतवर्ष पे इन्होंने कभी राज्य नहीं किया, और लगातार इनको चुनौती मिलते गया, लगातार इनके शासन को, इसके क्रूरता को चुनौती मिलते रहा यहाँ पे। लेकिन चूंकि ये लुटेरे जो है अधिक संख्या में आए हुए थे, ये इनका मकसद सिर्फ लूटना था, बर्बाद करना था, क्षति पहुंचाना था, तो ये उन मकसदों में, इनका जो मकसद था उसमें ये कामयाब हो गए, जिनमें धर्मांतरण कराना था, जिसमें कहा जाता है कि औरंगजेब प्रत्येक दिन जो है सवामोन जनों कि जब वो ब्राह्मणों का तोड़ देता था उसके बाद ही वो भोजन करता था, जहाँ कहा जाता था एक एक दिन में 80 के 80 गांव का धर्मांतरण करा दिया जाता था। तो ऐसे चीजें करने के लिए ही वो आया था, तो ऐसे चीजें वो करता रहा, लेकिन इसको रोकने का भी प्रयास यहाँ पे लगातार होता रहा, और उसको लगातार चुनौती देता गया। यहाँ के जो नायक थे, यहाँ के जो वीर सपूत थे, वो उनको चुनौती दिया। और अभी हो क्या रहा है देश में, जो हो रहा है वो आश्चर्य है, वो चिंताजनक है। और एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते हमें जो हो रहा है उन पे विचार करना चाहिए, और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं उन पर भी चिंतन करना चाहिए। अभी महाराष्ट्र के एक कोल्हापुर जगह पड़ता है, जहाँ पे कुछ लोगों ने औरंगजेब के जो है समर्थन में अपने जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उस पर लिखे, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाए औरंगजेब के समर्थन में। उससे पहले भी कुछ लोगों ने औरंगजेब के पोस्टर लेके, समझिए, नाच गाना करते हुए, डीजे बजा के अलग तरह का जो एक प्रदर्शन किया, और उसका जो एक कह सकते हैं ना एक वो यात्रा निकाला। इस प्रकार की चीजें अब सोचिए, देश में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग जगह, अलग अलग शहर में औरंगजेब का समर्थन करते नजर आते हैं। जो कभी आप एक नेता है इस देश के, एक बहुत बड़े पार्टी है जो खुद को मुस्लिमों का पार्टी बताते हैं, मुस्लिमों का रहनुमा बताते हैं, उनके भाई जो है औरंगजेब के कब्र पे उसी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ दिन पहले गए थे और उसने चादर चढ़ाया। तो इस मानसिकता को समझिए, और इस मानसिकता के बारे में हमें चिंतन करना जरूर आवश्यकता है और आवश्यक है इस मानसिकता का, कि लोकतंत्र के नाम पर ये कैसी विचारधारा आज भारत में पनप रही है। और अभी हम मान के चलते हैं कि ऐसे विचारधारा वाले लोगों की संख्या हमारे देश में कम है, लेकिन जिस लोकतंत्र के दुहाई देके ऐसे लोग पनप रहे हैं, अगर आज ये गिनती में है, अगर ये अपने मकसद में कामयाब हो गए, आने वाले कुछ दशक में या सदी में भी अगर ये मेजॉरिटी में
आ गए, ये बहुमत में आ गए ऐसे मानसिकता वाले लोग, तो फिर जो ये हम आज लोकतंत्र के नाम पर इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं लोकतंत्र फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आंखें बंद कर लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, तो ये जो है फिर भारतीय संस्कृति को या हमारे देश के जो एक राष्ट्रीय चिंतन है, जो सनातन चिंतन है, उसको उसी कालखंड में फिर उस संघर्ष के दौर में ऐसा ना हो कि हम लेके हमको चले जाए जिस कालखंड में हम पे 900 वर्षों तक मुस्लिम आक्रांताओं ने, चाहे फिर वो अंग्रेजों ने हमारे जो क्या कह सकते हैं व्यवस्था को, हमारे जो संस्कृति को, हमारे जो लोगों थे उस पर 900 वर्षों तक अत्याचार किया। तो ऐसा ना हो कि ऐसे लोग जो किसी प्रकार से मेजोरिटी में आ जाए और फिर ऐसे विचारधारा वाले लोग जो है हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार करने लगे। ये यहाँ चिंता करने की विषय है। हालांकि आवश्यकता यहाँ पे ये भी है कि ऐसे लोगों को लोकतंत्र के तरीके से, जैसे आज ये लोग जो लोकतंत्र की दुहाई देके ऐसे चीजों को बढ़ावा देते हैं, तो ऐसे ये हमारे लोकतंत्र का एक कमजोर नब्ज है, जिसको आप कह सकते हैं ये कमजोर पहलू है। तो आवश्यकता है कि आज लोकतंत्र के सहारा लेकर ही, लोकतंत्र के द्वारा ही ऐसे लोगों से सख्ती से, पूर्ण शक्ति से और पूर्ण सामर्थ्य से निपटना चाहिए, और पूर्ण सामर्थ्य और शक्ति के साथ, पूरे कठोरता के साथ ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए, और ऐसे लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर इसके लिए जो भी अपनाना पड़े, साम दाम दंड भेद, उन तमाम क्रियाओं को अपनाना चाहिए, क्योंकि सभी जो है सबसे बड़ा राष्ट्र है। लेकिन फिर भी अभी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, और हमें दुनिया के सामने एक आदर्श लोकतंत्र प्रस्तुत करना है, एक मजबूत लोकतंत्र प्रस्तुत करना है, और अपने राष्ट्र को एक मजबूत लोकतंत्र के तौर पर स्थापित करना है। इसीलिए हमारे लोकतंत्र में जो ऐसे आज घृणित मानसिकता वाले लोग जो हमारे लोकतंत्र को जहरीले बना रहे हैं, हमारे लोकतंत्र के सामने चुनौती उत्पन्न कर रहे हैं, तो उसको हमें लोकतांत्रिक ढंग से ही ऐसे लोगों से निपटने के लिए कोई ना कोई हथियार ढूंढना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।